मुअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहादतुम वला तंक़ुज़ुल अयमान बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जुमा, बेशक अल्लाह इंसाफ का, इहसान का और रिश्तेदारों को उनके हुकूक देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बदी और जुल्म से रोकता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और जब तुमने कोई मुआहिदा किया हो तो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो और कसमों को पुख्ता करने के बाद उन्हें न तोड़ो, जबकि तुम अपने ऊपर अल्लाह को गवाह बना चुके हो। तुम जो कुछ करते हो यकीनन अल्लाह उसे जानता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसानि सक़ीलतानि फ़िल मीज़ानि हबीबतानि इलर रहमानि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़बान पर हल्के हैं, तराजू में भारी हैं, अल्लाह को महबूब हैं। वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लुत्फ़ उनका में हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। मुफलिसों दामन सखी का थाम लो, मुफलिसों दामन सखी का थाम लो,
कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Leave applications. Mr. Changiz Ahmad Khan, Mohammad Arshad Sahi, Mr. Ehsanul Haq Virk, Sahibzada Sabkutullah, Mr. Gul Asghar Khan, Mr. Dawar Khan Kundi, Mr. Mumtaz Mustafa, Mr. Malik Sohail Khan, Mr. Zulfikar Ali, Mr. Anwarul Haq Chaudhary, Mr. Muhammad Jamal Ehsan Khan, Mr. Muhammad Usman Badni, Ms. Kiran Imran Dar, Sayyid Hafizuddin, Mr. Mubarak Zaib, all have requested for the leave of grant. Is leave granted? Granted. बजट पे बहस का आगाज़ करते हैं। और अयूब साहब, प्लीज़ कीप इट ब्रीफ, बिकॉज हम चाह रहे हैं सबको मौका मिले, आपके भी मेंबरान ने सबने बोलना है। और दूसरा, जी उमर अयूब साहब का माइक खोलें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, एक नहायत ही अहम इशू मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपके तवस्सुत से और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पंजाब में दफ़ा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज़ ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट पर अमन प्रोटेस्ट होने चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका जो टाउट जो ये आईजी पंजाब है, जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है,
इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ये इस फ्लोर के ऊपर ये जितने हमारे लोग हैं, हम सारों का इस्तका के मजरूर है। हमारे लोग जाएंगे वहां पे, इनको अरेस्ट होने का खतरा है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली इस चीज को आप चेयर से रूलिंग दें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की, आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। हमारे सीनियर लॉयर यहाँ पे मौजूद हैं और सरदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जब ये अपने हल्के में जाएंगे, सामने पुलिस के साथ इनका आमना सामना होगा। हम कौन से फैशिस्ट स्टेट में रह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी फारूक सत्तार साहब, ये प्रोविंशियल मैटर है और होपफुली दे विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू। फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर साहब। इस तरह ना करें जस्टिस साहब, इस तरह ना करें। तशरीफ रखें। आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी तकरीर में बोल लीजिएगा। आप चेयर को डिक्टेट ना करें जस्टिस साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजर्न कर देता हूं। हाँ नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर साहब। बजट साल 2024-2025 वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कुछ दिन पहले पेश किया। मेरा पहला तबसरा तो इस बजट को देख के, बावजूद इस अम्र के कि मैं ख़ुद एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि हुकूमत की हलीफ जमात है, लेकिन हमारे दरमियान जो समझौता या अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं पर हम एक दूसरे को इस बात पर नहीं रोकते कि जो रास्त बात है, जो सच और हक बात है, उसे बरमला कहा जाए। तो मेरा पहला तबसरा तो इस बजट को देखकर यही है कि ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। इसकी कोख से स्टेटस को जन्म लेता है और स्टेटस को की कोख से इस तरह का रिवायती बजट जन्म लेता है। एक्सक्यूज़ है आपके पास कि फिस्कल स्पेस कम थी और कर्ज़ों के बोझ तले आपकी मईशत दबी हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर रास्ता निकालना चाहें तो कम से कम इस स्टेटस को से हमें निजात मिल सकती है कि बहरहाल अपना हाल एक जैसा है। 77 सालों से हर एक साल एक जैसा है, किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता, यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। तो ये एक रिवायती बजट है, 77 सालों से जो बजट आते रहे उसी का रेप्लिका है। यहाँ तक कि पीटीआई के दौर के जो 4 बजट थे, वो चारों बजट भी उसी स्टेटस को का आईनादार थे, जिस स्टेटस को का आईनादार ये साल 2024 और 2025 का बजट है। जनाबे वाला, मैं समझता हूँ कि 77 सालों तक तो हमने ये खिलवाड़ कर लिया कि आवाम को एक तरफ रख के अपनी मर्जी के बजट बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब बात
उस नहज पर पहुंच गई है कि अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, अब एक आवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त बजट नहीं बनाया गया, बल्कि इसी तरह का एक रिवायती बजट पेश किया गया और पास किया गया, तो मैं समझता हूँ कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई ख़तरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। अब हमें यहाँ पर ठहर कर सोचना होगा कि क्या हम उसी तरह उमरा को, रऊसा को, बड़े वडेरों, बड़े जागीरदारों और बड़े ज़मींदारों को उनकी बराह रास्त आमदनी पर छूट देते रहें, उनसे कोई टैक्स वसूल ना करें, आईन में उन्हें आइटम नंबर 7 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ये इस्तिस्ना देते रहें कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स्ड एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। जनाबे वाला, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मईशत में 23% है, और 23% में जो हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें हैं, उनकी अगर आप मालियत लगाएं, उनका अगर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगाएं, और टैक्स में अगर उस शोबे से सिर्फ 1% का टैक्स अगर आता है, तो मैं समझता हूं कि जब तक आप इस इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप इतने बड़े जुल्म को ख़त्म नहीं करेंगे, और तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फ़र्क करना होगा इस वक्त कि आप एक हद से ज़्यादा ओवर टैक्स्ड इकॉनमी और रॉन्गली टैक्स्ड इकॉनमी में और एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकॉनमी में कोई फ़र्क करना चाहते हैं नहीं। पूरी दुनिया टैक्स फ्री रेजीम पे जा रही है, पूरी दुनिया टैक्सों आम मिडिल क्लास पर, एक गरीब आदमी पर, एक तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को कम किया जाता है। और टैक्स वसूल कहाँ से किया जाता है? जो आपके बराह रास्त आमदनी के ज़राए हैं, वहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। तो स्पीकर साहब, मसला ये है कि बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें, गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए, बिजली ना आए बिजली के बिल आए, पानी का बहरान अलग। रोज़ाना मेरी बहनों, मेरी बेटियों को पाकिस्तान के तकरीबन मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को आए दिन तंग करता है। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है, बिजली के बिल, गैस के बिल और फिर इनकी लोड शेडिंग, फिर पानी का बहरान, ये बुनियादी मसाइल हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, ये पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी मसाइल हैं। जो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स है, जो महंगाई की शरह है, वो 20 से 40% है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है वो भी तकरीबन 15% है। आपकी बड़ी बड़ी मिलें बंद हो रही हैं, आपका कैपिटल फ्लाई कर रहा है, यहाँ से सरमाया जा रहा है, चाहे 2022 से पहले का सरमाया गया हो या 2022 के बाद सरमाया गया हो। 12 लाख नौजवान हमारा ये ब्रेन ट्रेन हुआ है, जो पाकिस्तान छोड़कर अब दूसरे ममालिक में जाकर छोटी जॉब्स करके, ब्लू कॉलर जॉब्स करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम उनकी इज़्ज़त नफ्स को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स को रोज़ाना कचोके लगाए जाते हैं। स्पीकर साहब, महंगाई, बेरोज़गारी का इफरीत अगर इसे काबू में ना किया गया, इसके जिनको वापस बोतल में बंद ना किया गया, कोई 60 लाख लोग एक साल में सिर्फ बेरोज़गार हुए हैं। 2.5 करोड़ लोग
खते गुर्बत से नीचे गए हैं गुज़िश्ता 2 या 3 सालों के अंदर। मेरा ये कहना है स्पीकर साहब कि हमें फौरी तौर पर इस बजट में तेल, गैस, बिजली और यहाँ तक कि पानी के बिलों में कमी करनी होगी, और ये इस तरह होगा कि जो इन अशिया पर सेल्स टैक्स है उसमें कमी करें। जो सेल्स टैक्स तेल या पेट्रोल पर लगता है 17% का, जब उसी तेल से बिजली बनती है तो उस पर 17%, 18% का और टैक्स है। ये डबल टैक्सेशन है जो लोगों से वसूल किया जाता है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भत्ता टैक्स है। पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, दोनों ने जब ऑपोजिशन का रोल प्ले किया तो हुकूमत वक्त को कहा कि ये भत्ता है, ये गुंडा टैक्स है, इसे ख़त्म होना चाहिए। और अब शान बेनियाजी के साथ PTI की हुकूमत ने भी 4 साल तक पेट्रोलियम लेवी को इसी तरह कायम व दायम रखा, और हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो रहा है। ये 60 रुपये थी, अब इसमें इजाफा करके 80 रुपये किया जा रहा है, 33% का इजाफा, 20 रुपये का इसमें मज़ीद इस साल इजाफा किया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा स्पीकर साहब कि अब हमें लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई हैं, जिंदा दरगोर हो गए हैं। अगर उन्हें जीने का मौका ना दिया तो फिर कौन सी मईशत, कौन सी रियासत, कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत और फिर कौन सा मुल्क। स्पीकर साहब, 3 तरह के आउटकम हैं। ये जो मसाइल हैं, देखें मैंने अलामतें बताई, गैस, बिजली, तेल, पानी, और ये अलामतें हैं। अब इनके पीछे क्या आपकी ग्रोथ रेट क्या है? 2.4% आपकी ग्रोथ रेट है। फिस्कल डेफिसिट 8 या 9% आपका फिस्कल डेफिसिट। आपकी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन नहीं है। फिर आपका ट्रेड डेफिसिट 15 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा, जलती पर तेल का घाम, आपका जो हाई मार्कअप रेट है 23% का। एक कई धारी तलवार से आप आम आदमी को हम काट रहे हैं। एक तो टैक्सों की भरमार और सेल्स टैक्स की शरह या इनडायरेक्ट टैक्स हमारे तमाम टैक्सों का 65% है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स 5%। 70% आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। बराह रास्त आमदनी पर सिर्फ आपका टैक्स 70% है। अगर रियल इस्टेट पे या घर पे भी कोई टैक्स लगाना है तो MQM पाकिस्तान या ताजिरों को भी मनाना है। MQM पाकिस्तान इसमें कलीदी रोल प्ले करने के लिए तैयार है, बशर्ते ये कि आप सही मानों में आमदनी पर टैक्स लगाना शुरू करें। बड़े वडेरों, जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगाएं। 6 लाख तनख्वाह सालाना कमाने वाले या उससे ज़्यादा, उस पर आपने 2.5% के टैक्स की शरह को 5% कर दिया, डबल कर दिया। जो पहले ही मरा हुआ है उसे और मार दिया कि कहीं ये बचा तो नहीं है। फिर उसके बाद 12 लाख की तनख्वाह से जो ऊपर था उनके ऊपर जो टैक्स की शरह थी उसे भी डबल कर दिया गया। और जो हमारे बड़े ज़मींदार, बड़े वडेरे, बड़े कबायली सरदार, बड़े चौधरी, बड़े खवानीन हैं, बड़े उमरा रऊसा हैं, उनकी आमदनियों पर कोई टैक्स नहीं, 19%। अगर गन्ने की आमदनी है तो वो एग्रीकल्चर आमदनी है, उस पर कोई टैक्स नहीं। और इन्हीं गन्ने के खेत वालों की शुगर मिलें हैं तो उसका मुनाफा भी वो गन्ने के खेत की आमदनी में दिखाते हैं, और शुगर मिलों का टैक्स भी इस तरह आसानी से बचाते हैं। स्पीकर साहब, ये जो एकतरफा पॉलिसीज़ है इससे हमें कहीं ना कहीं लगाम देनी होगी। मार्कअप रेट को 23% से सिंगल डिजिट में फिलफॉर लाकर कम करना होगा, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो इक़दाम करने वो करने होंगे। पैदावारी अमल तभी बढ़ेगा, आपको रिस्क लेना होगा, ये गैम्बल खेलना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स 17% से कम तेल, बिजली, गैस पर 9% पर ले आए, 17% से। आप देखें, जब लोगों के पास सेविंग होगी, लोग
कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, और वो कमाने लगे तो देखें बेरोजगारी का भी तोड़ होगा अगर टैक्सों को आप कम करेंगे। महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन भी कम होगा। इस वक्त आपकी इकॉनमी जो है वो फ्रेगनेशन का शिकार है, स्टैगफ्लेशन का शिकार है कि जमूद है, कीमतें भी बढ़ रही हैं और ग्रोथ भी नहीं है। आपका पैदावारी अमल रुका हुआ है, रोज़गार रुका हुआ है। जब पैदावारी अमल रुका हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी रुकी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी टैक्सों को कम करना होगा, मिडिल क्लास पर और गरीबों पर और आम आदमी पर। उसे माशी अमल में आने का मौका देना होगा, तभी आपके 2030 के जो टारगेट हैं सेकेंडरी डेवलपमेंट गोल्स SDG, उसको आप पूरा कर सकेंगे। और असल खुद मुख्तारी आज के दौर में क्या है स्पीकर साहब? असल खुद मुख्तारी माशी खुद मुख्तारी है। अगर कोई मुल्क माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं है, हर दूसरे साल हमें IMF के सामने कासाए गदा लेकर जाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये आप ज़बरदस्ती टैक्सों और महासिल रेवेन्यू को वसूल करने के लिए और टैक्स लगाते हैं, आपकी ग्रोथ और स्लो हो जाती है। ग्रोथ स्लो होगी तो आपके ये टैक्सेस भी कायम नहीं रहेंगे, आपकी आमदनी के बेसिस भी कायम नहीं रहेंगे। स्पीकर साहब, इन्हें कम करने की ज़रूरत है। फिर 2008 के बाद NFC नहीं हुआ, NFC PDM 1 ने भी नहीं दिया, PDM 2 ने भी अभी तक नहीं दिया, लेकिन PTI की भी 4 साल की हुकूमत में NFC पर कोई नज़रसानी नहीं की। जो एक इम्बैलेंस है सूबों और मरकज़ के वसाइल के दरमियान, अगर उसे बैलेंस नहीं करेंगे, अगर ये जिम्मेदारियां आपस में तकसीम नहीं करेंगे, CCI में या NFC में ये चीज़ों को ले जाके रिव्यू नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपका मरकज़ बेअसर से बेअसर होता चला जाएगा। डेट सर्विसिंग करेगा, अफवाज पाकिस्तान के अखराजात पूरे करेगा और अपने अलल्ले तलल्ले तायुशात जो हैं, जो एक्सपेंडिचर के नाम पर हो रहे हैं, उसमें भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को नहीं एडप्ट किया गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपकी कंसल्टेशन से बनी थी कि एक्सपेंडिचर किस तरह कम होंगे। बाहर के दौरों पर जा रहे हैं, सारे फौज जफ़र मौज को ना ले जाएं, 2 वज़रा को ले जाएं। क्या ज़रूरत है कि सारे जो है वो टब्बर जो है वो आपके साथ बाहर के दौरे पर जाए। इसी तरीके से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनकी इंपोर्ट पर, उनकी ख़रीदारी पर पाबंदी होनी चाहिए। फिर मुख्तलिफ बहुत सारे शोबे बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर नादरा है, लेकिन उसके बाद आपके पास डोमिसाइल बनाने का एक अलग इदारा है, PRC बनाने का एक अलग इदारा है, वोटर्स लिस्ट के इंदराज का एक अलग इदारा है। क्या ये सारे इदारे एक जगह यकजा नहीं किए जा सकते? और ये सारा काम नादरा को नहीं दिया जा सकता कि वोटर लिस्ट भी वहीं से बन जाए? क्या डोमिसाइल और PRC भी वहीं से डिटरमिन हो जाए और उन्हीं के पास ये सारे फार्मूले और तरीके हों? देखें, ये अगर आप करेंगे तो आपके अखराजात में नुमाया कमी होगी। बहुत सारे शोबों को मिलाकर यकजा करें और ये जो आपके कामों की तकसीम है इसको कम करें। इसी तरह NFC मैंने कहा नहीं हुआ 2008 से। सर्कुलर डेट हमने मुतालबा किया है कि NFC से सिर्फ मरकज़ और सूबों का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अब NFC से मरकज़ से सिर्फ सूबों का नहीं बल्कि 130 ज़िले हैं पाकिस्तान के, बराह रास्त उन्हें वहाँ से फंडिंग होनी चाहिए, उनकी ज़रूरत वहाँ से पूरी होनी चाहिए, उन्हें सूबों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये आर्टिकल 7 की बात की थी अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर में कि रियासत की तारीफ़ क्या, हम सब अगर रियासत हैं तो बल्दियाती इदारे हैं, ज़िले हुकूमतें भी रियासत हैं, सूबे भी रियासत हैं, मरकज़ भी रियासत है, असेंबली भी रियासत है। तो फिर ये जो आखिरी टियर है जमहूरियत का और रियासत का सबसे निचला टियर, उसको इग्नोर क्यों जाता है? उसे इख्तियारात भी देने चाहिए, उसे वसाइल भी मिलने चाहिए। फिर सर्कुलर डेट है जो कि इस वक्त 2500 अरब से ज़्यादा हो चुका, 2500 से 3000 अरब तक जा चुका है। नेशनल डेट आपका तकरीबन 70,000 अरब तक पहुंच चुका है। उसे आप किस तरह अदा करेंगे? डेट मैनेजमेंट का कोई रोड मैप नहीं है। ये बजट आपकी माशी पॉलिसी का आईनादार हो। आपको तो अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों फेजेस देने थे कि डेट मैनेज कैसे करेंगे, सर्कुलर डेट कैसे मैनेज करेंगे। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपकी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं
वो कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो दी जाएंगी, उसका जो पैसा आएगा वो कहाँ पर खर्च होगा, उसका पैसा डेट मैनेजमेंट में खर्च करें। अब डेडिकेट करें सारे पैसे को, जो आमदनी के ज़राए हैं जो नए हैं उनको आप मेन पूल की आमदनी में मत शामिल करें। अगर आपने मेन पूल की आमदनी में शामिल किया तो फिर वो बेसरफा जो गैर ज़रूरी अखराजात है उसी तरह वो पैसे खर्च होंगे। तो जहाँ से आमदनी है उसको डेडिकेट करें। अगर बहरिया टाउन की ज़मीनें एक्स्ट्रा दी गई थी और 500 अरब रुपए या 700 अरब की पेनल्टी लगी और उससे कई सैकड़ों अरब सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, तो ये पैसे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अब मखसूस होने चाहिए। 15 सालों से कराची को पानी नहीं दिया गया, एक इजाफी बूंद पानी नहीं मिला। अब 15 साल में ये पानी अगर आप नहीं देंगे, K4 का मंसूबा डोल ड्रम्स में जो है वो आपकी खटाई में पड़ा हुआ है। तो स्पीकर साहब, अगर ये पानी का मंसूबा आगे नहीं बढ़ा, सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा, और जो रकम रखी गई है इस बार, कुछ आंसू पहुँचे गए हैं, थोड़ी रकम रखी गई है लेकिन वो खतीर रकम नहीं है। कम से कम 50 से 100 अरब रुपए पानी पे रखने चाहिए। 25 अरब रुपए से सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे के लिए पैसे रखने चाहिए। निकासी आप और सैनिटेशन को रिवैम्प और मॉडर्नाइज करने के लिए भी पैसे और रकम मखसूस की जानी चाहिए और उसे भी रखी जानी। और ये सिर्फ कराची नहीं, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, लाड़काना और लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, ये पाकिस्तान के जो 130 अज़ला अहम और बड़े शहर हैं उनको ये रकम दी जानी चाहिए। बराह रास्त फंडिंग मरकज़ से उनकी होनी चाहिए, NFC से। स्पीकर साहब, अब आप आएँ, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? 22 सालों में 44 अरब, यानी कि औसतन एक साल में 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यानी 22 सालों में कोई इसमें इजाफा नहीं हुआ। हर साल 2 अरब डॉलर जो है वो आपको बाहर से आते हैं FDI, और उसमें भी कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट में चल जाती है। लेकिन ये जो कैपिटल गेन टैक्स की शरह को आप बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने स्टॉक मार्केट को भी, कैपिटल मार्केट को भी फ्रस्ट्रेट करेंगे, उसका पहिया भी बिठाने की तैयारी आप कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मेरा ये कहना है कि FDI यानी PTI की हुकूमत में भी 1.9 बिलियन डॉलर की औसत है FDI की। तो ना उन 4 सालों में FDI में कोई इजाफा हुआ, ना उससे पहले हुआ जो 5 साल की शाहिद खाकन अब्बासी साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की, ना उसमें हुआ, ना अभी तक कोई ये इजाफा देखने में आ रहा है। तो इसका मतलब सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब आपके अपने लोग इन्वेस्ट करेंगे, आपके अपने लोग पैसा रोकने, बचाने और डर खौफ में मुब्तला होकर दुबई और पूरी दुनिया में वो पैसा जो भेजा जा रहा है, और वहाँ फिर प्रॉपर्टी लीक्स का जो है वो एक स्कैंडल आपके सामने आता है, कभी पनामा लीक्स का स्कैंडल आपके सामने होता है। तो ये सारे पैसे बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर ये 7E का कानून जो टैक्स है इसी तरह अगर लागू रहा, तो देखें, पहला घर जिसने बनाया है उसे, अगर उसने अपनी जमा पूंजी से वो बना लिया, तो कम से कम उसे तो टैक्स से इस्तिस्ना दें। अगर उसका एक घर है, एक से ज़्यादा घर हैं, आप जायदादों पर, अमलाक पर और दौलत पर टैक्स लगाएं। लेकिन आप किसी के एक घर पे, जो चाहे 4 करोड़ का हो लेकिन उसके बेटे बेरोजगार हैं, वो उसके आबा व अजदाद से, उसके वालिदैन से उसे वो घर मिला है। 15 साल पहले उसकी कीमत थी 30 लाख, आज उसकी कीमत 3 करोड़ हो गई है। तो क्या उस 3 करोड़ की FBR की वैल्यू पर आप उनसे वो टैक्स लेंगे, जबकि उनके आमदनी के ज़राए नहीं है, ना वो कारोबार करते हैं, ना तिजारत करते हैं? तो ये सोशल जो इम्प्लीकेशंस है और जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसे नहीं देखा जाएगा। ताजिरों से कहा जाएगा कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना है, 1200 रुपये दें और अपने आप को रजिस्टर करा दें। मुझे बताएं कि कैसे ताजिर रजिस्टर कराएंगे? आए तरीका है, जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म है, जो एसोसिएशन है, उनके पास चलते हैं, उनसे सारे नए ग्रेजुएट लेते हैं जो ACCA कर रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, उन बच्चों को लेके मुख्तलिफ मार्केट में छोड़ दें,
उन बच्चों को लेकर ज़रूरी ज़मीनों पर छोड़ दें, मुख्तलिफ जहाँ कपास है, जहाँ गन्ना है, जहाँ चावल है, जहाँ मकई है, जो आपकी 4 मेन क्रॉप्स है, आप हर जगह उनको उनसे सर्वे करा लें और आमदनी पर टैक्स लगाना शुरू करें। और जो भी आपका इकोनॉमी का सेक्टर, चाहे ट्रेडर्स हों, रियल इस्टेट हो, बिल्डर्स हों या वडेरे जागीरदार हों, अब अगर ये अपनी आमदनी को डिक्लेयर नहीं करेंगे और फिर उस आमदनी पर टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क की बका सलामती के साथ जो है वो एक संगीन मजाक होगा। तो आमदनियों को असेस करें और आमदनी पर टैक्स लगाएं। ये सेल्स टैक्स की इफरीत ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लगा है, इसने तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि जो हमारी अशराफिया है, जो हमारे बाबू हैं, जो ये बैठकर बजट बनाते हैं, ये अशराफिया, ये बाबू मेरे ख्याल में बेइसी के उस लेवल पर हम पहुंच गए हैं कि हमें आम आदमी की फ्लाइट, उसकी जो बिपता है, जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कि अच्छा वर्किंग क्लास को भी आपने कोई मौका नहीं दिया, आम आदमी को, और जो आपका सरमायाकार या इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमने उस ट्रेडर्स, उसे भी कोई मौका नहीं दिया। हम तो किसी भी सर्विस सेक्टर, उस पर अलग टैक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, उन पर नए उन पर टैक्सेस लगा दिए गए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 175 अरब रुपए का जो कस्टम्स ड्यूटी के साथ कराची की पोर्ट पर जमा होता है, और जो कि कराची का जिस पर हक है वो भी सूबाई जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज उसके साथ उसे जोड़ दिया जाता है, वो 300 साढ़े 300 अरब का हो जाता है। ये तो कम से कम वफाक ये जमा कर रहा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इम्पोर्टर से, तो ये तो कम से कम जो है वो कराची जो 3.5 करोड़ का शहर है, एक ज़बान बोलने वाले का नहीं, पूरे मुल्क की हर ज़बान बोलने वाले का शहर है। फिर हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है। तो स्पीकर साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमें ओवर टैक्स इकॉनमी और रॉन्गली टैक्स इकॉनमी से ग्रोथ ओरिएंटेड इकॉनमी की तरफ जाना है। एक्सपेंडिचर को कम करना है। जो रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं, यानी मंसूबों को आप ख़त्म कर देते हैं लेकिन अलल्ले तल्ले उसी तरह रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है? अब इन सारी चीज़ों का शाखसाना देखें, क्या हो रहा है आपकी सड़कों पर, आपके छोटे 120-80 गज के घरों में कौन सा रिएक्शन जो है वो पल रहा है। खुदकशियों में आए दिन इजाफा हो रहा है। पहला जो इसका जो आउटकम है वो खुदकुशियाँ हैं, उनमें इजाफा हो रहा है और इजाफा होगा इस बजट के बाद। दूसरा जो है वो स्ट्रीट क्राइम। अब कराची का हाल देख लें, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे वहाँ पर मारे गए हैं, जो हमारे असासा था, जो हमारा मुस्तकबिल था, अपने माँ बाप की आंखों के तारे थे, कितने ख्वाब उन्होंने अपनी आंखों में सजाए थे, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लेकिन आज उनके सारी उम्मीदें जो हैं वो उन पर पानी फिर गया। एक रहजन आया, एक डाकू आया कच्चे के इलाके से, उसने पक्के के डाकुओं के साथ गठजोड़ किया, कहीं से कोई सरपरस्ती ली और उसके बाद उसने ये काम शुरू कर दिया। ये एक देखें ना, पूरे मुल्क में कहीं पर स्ट्रीट क्राइम अगर होता है तो इस तरह बेरहमी और बेहिसी से लोगों का कत्लेआम नहीं हो रहा जैसे मेरे शहर के बच्चों का हो रहा है। तो इस पे पूरे मुल्क के ज़मीर को जागना होगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है और उसमें कोई एक ज़बान बोलने वाला शहीद नहीं हो रहा। हर ज़बान बोलने वाला, जो कराची में उर्दू बोलने वाला महाजर है, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, कोई भी है, सब जो है वहाँ पर तो तीसरा नतीजा, तो दो नतीजे, सुसाइड और स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा, और तीसरा लोग अब रियासत से, सियासत से, लोग मईशत से लाताल्लुक होकर एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी में जा रहा है और वो एलिनेट हो रहे हैं और ये बगावत की तरफ उनका रुझान जा रहा है। जैसा आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हुआ, कराची डरे उस वक्त से कि जब कराची में, लाड़काना में, पेशावर, कोयटा, लाहौर में और मुल्तान में इस तरह के मनाजिर जो हैं वो सामने आने लगे। लोग सड़कों पर बैठ जाएं, उन्हें ना मुल्क से वास्ता हो, ना रियासत से वास्ता, ना आइन से, ना कानून से। जब उनसे उनका ज़िंदा रहने का हक ही छीन लिया तो फिर मुल्क दुश्मनी पर अगर वो आमादा हों, मुल्क दुश्मनी पर मबनी नारे लगाएं, तो फिर आइन और कानून उनकी कैसे गिरफ्त करेगा। मेरे ख्याल में उन्हें ज़िंदा रहने का हक दें, उन्हें आइन में और कानून में जो उनका हक है वो दें,
तो फिर जो है वो आइन और कानून उन पर आप लागू करें। अगर आइन में और कानून में ज़िंदा रहने का हक ही छीन लिया तो फिर आइन और कानून में गिरफ्त कैसी, फिर उनके किसी भी रिएक्शन की जो है वो उसकी गिरफ्त कैसी। वे फॉरवर्ड क्या है? नेशनल कंसेंसस थ्रू नेशनल रिकन्सिलिएशन, एक कौमी एजेंडा, चार्टर ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सारी सियासी जमातें सर जोड़कर बैठे, वरना अगर कुछ सालों में अगर आज यहाँ की हुकूमत है, कल उनकी अगर हुकूमत आ भी गई तो वो समझते हैं कि उस वक्त तक जो माशी बहरान है वो जो सूरत और शक्ल इख्तियार करेगा, क्या किसी के बस में होगा? कोई एक जमात इस मुल्क के माशी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों, इंसानी वसाइल की तरक्की के मसाइल हों, तालीम और सेहत के शोबे से जुड़े मसाइल हों, कोई नहीं हल कर सकता स्पीकर साहब। इसीलिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कुछ तजावीज़ दी हैं, मैं मुख्तसरन आपके सामने रख दूं कि इन्होंने कहा है कि 6 लाख से जो इनकम टैक्स की सीलिंग है सालाना आमदनी, उसको इजाफा करके 12 लाख कर दें। इससे एसएमईज और शायद ट्रेडर्स भी रजिस्टर हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपने 1% का जो टर्नओवर बेस्ड FTR है, जो फाइनल टैक्स रिजीम एक्सपोर्ट पर 1% का था, उसे 29% कर दिया है। एक तरफ आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तिजारती खसारा कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसे स्टैंडर्ड टैक्सेशन के ज़रिए 29% का टैक्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर ऐसा होगा तो एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स भी लगेगा 15% का, जो कॉरपोरेट सेक्टर 35% दे रहा है, 15% डिविडेंड दे रहा है और 15% का सुपर टैक्स दे रहा है। तो 65% के टैक्स पर क्या कॉरपोरेट सेक्टर चलेगा, क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आपकी चलेगी? मेरे ख्याल में कोई और इस बात को इतना समझ रहा ना समझ रहा, लेकिन इख्तियार बेग ज़रूर इस बात को मुझे यकीन है कि समझ रहे हो, हैं? तायद करते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे दिए गए हैं सेक्शन 25 में सेल्स टैक्स के, दे दिए गए हैं FBR के ऑफिशियल्स को कि मादर पिदर आज़ाद हैं, जब चाहे रात को छापा मारे। अरे वो अंजुमनें कहती हैं मार्केट की, यार सुबह आ जाओ, हम ताउन करेंगे, हमारी आमदनी को तुम असेस कर लो, हमारे तुम बिजली की कंजम्पशन को असेस कर लो, हमारा जो टर्नओवर है बिजनेस पे फिक्स टैक्स ले लो। वो कह रहे हैं कि शुरू इस तरह करें, फिक्स टैक्स ले लें, और वो फिक्स टैक्स जहाँ पहले था वो भी आप ख़त्म कर रहे हैं, वो भी आप ख़त्म कर रहे हैं। जैसे ये 7E लगाया है तो आपने फिक्स टैक्स को ख़त्म कर दिया। फिर जहाँ जहाँ इस्तिस्ना दिया था आपने, हाउसिंग में 100C और 100D के प्रोजेक्ट्स थे 2200 हाउसिंग के, उस पर इस्तिस्ना था। 2 साल के एक्सटेंशन थे, वो मुकम्मल क्यों नहीं कर सके? रुपया डीवैल्यू हो गया, इंपोर्ट पर कदगन लग गई। तो ये सारी चीज़ें तो हुकूमत की पॉलिसी जुड़ी हुई है। जब हुकूमत की वजह से वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हुए तो हुकूमत को उसमें एक्सटेंशन 2 साल की देनी चाहिए, ना कि 7E लगा के या 236C में दोबारा टैक्स लें। एक बार वो टैक्स दे चुके हैं, फिर डबल जीओपडी, फिर उनके ऊपर टैक्स। अच्छा, ये तो चलें, एक आम आदमी ने जो बुकिंग करा ली, जो घर बन रहे हैं, जो मकान बन रहे हैं, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम कहाँ है? अगर उन्होंने 50 लाख मकानात नहीं बनाए, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, तो यार आप तो कोई दावा करते कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे और 25 लाख मकानात बनाएंगे। टिट फॉर टैट करें ना। ये सिर्फ इल्ज़ामात लगाकर और इस्टेब्लिशमेंट से कौन किस वक्त करीब था, सिर्फ ये सियासत करके तो मेरे ख्याल में आवाम का पेट तो नहीं भरेगा। आपके शोबे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और आपका ज़राअत भी इस तरह नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में बहस को फोकस किया जाए, उन चीज़ों पर लाया जाए जिससे कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारे यूथ के लिए हम कितने कर्जे दे रहे हैं, अपनी बहनों को कितने कर्जे दे रहे हैं, और उसमें ये BISP प्रोग्राम जो है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसका कितना हिस्सा इंशाअल्लाह इस साल हम बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम में हम लगाएंगे। वो ग्रामीण बैंक है प्रोफेसर यूनुस का, 70 लाख बहनें बेटियां बांग्लादेश की आज अपने पैरों पे खड़ी है, $5 अरब का इजाफी ज़र मुबादला कमा कर दे रही है। फिर मैंने अभी हाउसिंग सेक्टर की बात की थी कि उस पर आपने जो टैक्स पर टैक्स लगा दिया, तो अभी तो आपको जितनी प्रॉपर्टियां दिखी हैं दुबई में पाकिस्तानियों की, अगले 5 साल में इससे डबल प्रॉपर्टियां वहाँ चली जाएंगी। ये कैपिटल भी यहाँ से सारा बाहर चला जाएगा, जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए और ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही है। स्पीकर साहब, मैंने कहा ना कि पेट्रोलियम लेवी पे
अच्छा, आपने कहा टैक्स कलेक्शन का टारगेट हम 40% करना चाहते हैं। देखें, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रही है मेरा मुतालबा नहीं है, तो जो यहाँ पर फाटा के, पाटा के और आज़ाद कश्मीर के भी अगर नुमाइंदे और हमदर्दी रखने वाले हैं, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये मुतालबा किया है कि टैक्स कलेक्शन का टारगेट अगर 40% आप बढ़ाना चाहते हैं जो इस साल हुआ से, तो फिर इट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट टैक्स रिफॉर्म्स, नंबर 1, विदाउट रिमूविंग द ह्यूमन इंटरैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ FBR विद दी जो है वो टैक्स पेयर्स, अगर उस रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, और उसके बाद रिफॉर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स और डूइंग अवे विथ एग्जेम्पशंस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है। ये जो एग्जेम्पशंस है वो कहाँ है? फाटा में है, पाटा में है और आज़ाद कश्मीर में। चलें, मैं सियासी तौर पर इस वक्त अपने लब सी लेता हूँ और मैं मुतालबा नहीं करता, लेकिन ये कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। जो सबसे ज़्यादा 50 से 60% टैक्स आपके रेवेन्यू और टैक्स में कराची देता है। GDP में कराची का कंट्रीब्यूशन 30 से 40% है। उस शहर के अगर बिजनेस और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ये आपसे कह रहे हैं कि ये एग्जेम्पशन के बगैर 40% नहीं होगा, तो क्या सिर्फ इख्तियार बेग से टैक्स लेंगे? क्या सिर्फ वहाँ पर आप जो बड़ी जो टेक्सटाइल मिले कॉर्पोरेट सेक्टर से उससे टैक्स लेंगे? 65% टैक्स है, 35% कॉर्पोरेट टैक्स आमदनी का, 15% डिविडेंड, 15% सुपर टैक्स। 50 करोड़ से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो उस पर आपका सुपर टैक्स लग रहा है। तो ये अच्छा, उसके बाद आपने दूध पर, खाने की अशिया पर भी 18% जनरल सेल्स टैक्स लगा दिया। तब आप बताइए कि स्टंटेड ग्रोथ, हमारे 40% बच्चे स्टंटेड हैं, अगर दूध पर भी आप 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाएंगे तो फिर बताएं कौन सा शोबा और इलाका जो है वो बचा है। और आखिर में कैपिटल गेंस टैक्स 15% फाइलर, 45% नॉन फाइलर। ये कैपिटल मार्केट से आपका कैपिटल सरमाया चला 77,000 है आपका इस वक्त KPI इंडेक्स जो कराची, ये आपकी कैपिटल। इसी तरह हेल्थ पर मेडिकल इक्विपमेंट, सेहत के शोबे के सारे इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, उन सब पर 18% सेल्स टैक्स। अब आपका कोई भी सर्जरी ऑपरेशन, फिर चैरिटेबल हॉस्पिटल, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल जहाँ थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिलता था, वहाँ से भी आपने ये सारी चीज़ें जो है वो कर दी। कराची की मैंने बात की, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मैंने बात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैंने बात की, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। और मेडिसिन पहले ही महंगी है और हम पड़ोसी ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहीं, वहाँ से कोई रॉ मटेरियल हम मंगा नहीं सकते। या तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हों तो हमारे यहाँ दवाइयाँ सस्ती हो जाएं, इलाज सस्ता हो जाए, सेहत और हफ्ज़ान सेहत के मयार बेहतर हो जाएं, लेकिन ऐसा स्पीकर साहब नहीं हो रहा है। फिर एजुकेशन पर जो है वो सेस लग गया है, तो अब एजुकेशन भी और ज़्यादा महंगी होने जा रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, मार्कअप ज़्यादा है। आबाद की प्लाइट मैंने बता दी सारी। IT सेक्टर में 20 साल पहले हमने इसी असेंबली में कहा था कि खुदारा इस सेक्टर को टैक्स एग्जम्पशन दे, टैक्स फ्री कर दें, टोटली ज़ीरो रेजिम कर दें IT सेक्टर की। लेकिन उस वक्त के बाबुओं ने मशवरा दिया कि हमारी ये आमदनी कम। तो आपको देखें ना, वो एक बंदर की मिसाल है कि किसी शिकारी ने एक बॉल, अब बंदर को फंसाना है, वो डाल दिया एक नारियल में, तो जितना बड़ा सुराख था उतना बड़ा बॉल तो चला गया, लेकिन बंदर का हाथ बड़ा होता है। बंदर ने नारियल में बॉल को निकालने के लिए अपना हाथ डाल दिया और पूरा बंदर फंस गया। हम सिर्फ एक सेब निकालने के लिए हम पूरी मईशत को दांव पे लगा रहे हैं। उसी बंदर की तरह हमने हाथ डाला हुआ है नारियल में, अब हाथ भी फंस गया ना, सेब निकल रहा है। तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए हमने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हैं, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपका प्राइवेट सेक्टर की आप बात करते हैं, उसके गुण गाते हैं, लेकिन अगर आप उसको ये रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। IT सेक्टर में 20 साल पहले देते तो आज इंडिया की एक्सपोर्ट $250 अरब, वियतनाम की $60 अरब सिर्फ IT की है। फिर मेरे पास ये कंपैरेटिव डेटा सारा मौजूद है, मैं पढ़ नहीं रहा, ये मैं अपनी तकरीर के साथ लगा दूंगा कि हमारी ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, और फिर हमारा पर कैपिटा और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और हमारे रिजर्व्स। देखें,
40% जो 30 अरब डॉलर आपके आ रहे हैं ना फॉरेन रेमिटेंस में 30 अरब डॉलर, उसमें से 40% तो आपका हाउसिंग में लगता है, क्योंकि प्रोडक्टिव सेक्टर जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्टिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें तो इंसेंटिव है ही नहीं। अगर 10 लाख एक आदमी कमा रहा है, बैंकर या कॉर्पोरेट सेक्टर का एक आदमी तनख्वाहदार 2 लाख वो बचा रहा है, तो वो कहाँ से इंडस्ट्री लगाएगा? या तो कोई ऐसे इंसेंटिव दे, उसको ज़मीनें दें मुफ्त में, जो कब्ज़ा माफिया उसका शिकार हो रही हैं, या तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो, कोई प्लानिंग हो, कोई विजन हो। अगर वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल, वो तकरीर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब हम डिटेल में गए तो फिर पता चला कि असल इसमें से खोदा पाड़ चूहा भी नहीं निकल रहा। तो ट्रेडर्स भी रिलक्टेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ बाद में क्या होना है, हैरासमेंट होनी है। आप लगा दें ना स्टूडेंट्स को। देखें, डीजी फूड है सिंध में, ये मैं सिंध गवर्नमेंट की, उन्होंने जो बच्चे हायर किए हैं वो सारे के सारे MBA हैं, वो सारे के सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्होंने हायर किए। बस मैं खत्म कर। स्पीकर साहब, फूड सेक्टर में उन्होंने वॉलंटियर्स हायर किए, पढ़े लिखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ का रेवेन्यू उन बच्चों की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है। ये नौजवानों को हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, उन्हें कर्जे देने चाहिए, मुफ्त ज़मीनें देनी चाहिए, उनको रोड मैप देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो गाइड करे कि कहाँ इन्वेस्ट करें। ये सारा काम अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में IT सेक्टर को खुदा के लिए अब एग्जाम्पशन टैक्स, उनके जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का कोई मंसूबा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि ये बजट डॉक्यूमेंट में इरादे बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी मंसूबाबंदी, रोड मैप कुछ भी नहीं है। और एक्सपोर्ट सपोर्ट के लिए भी जो है वो कोई प्लान नहीं है। गवर्नमेंट के अखराजात कितने कैसे कम होंगे उसका कोई प्लान नहीं है। ये लेस एंड लेस डिपेंडेंस ऑन बैंक बोरिंग। बैंक बोरिंग 2000 अरब की कर, 2000 का खसारा है, बजट डेफिसिट 2000 की बैंक बोरिंग कर ली, यानी जो पैसे आप ले रहे हैं वो सूद में वापस कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे, इस विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे? सर्कुलर डेट की विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे? कहाँ से आप शुरू करेंगे? वसाइल कहाँ से जनरेट कर? जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं, जो बड़े वडेरों, जागीरदारों, उमरा, रऊसा, उनकी आमदनियों पर टैक्स लगाएं। स्पीकर साहब, जदीद IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने माशाअल्लाह एक इंस्टीट्यूट कायम किया, 10 लाख का कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। 1 साल में ये बच्चे इंशाल्लाह जब फारिग तहसील होंगे, बाहर आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी माहाना 15 लाख की तनख्वाह, ये जाएंगे 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला ये भेजेंगे। जब कराची से ये तजुर्बा हो सकता है तो गवर्नर हाउस पंजाब में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस KPK में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में भी ये तजुर्बा हो सकता है। इसे तो तमाम रियासत के इदारों, सुतून को ओन करना चाहिए, इस तरह कि ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये विन विन सिचुएशन है। बच्चों में इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर लगाएं, एग्जाम्पशंस को ख़त्म करें। मैं नहीं कह रहा, कराची चैम्बर कह रहा है, पाटा फाटा आज़ाद कश्मीर। वहाँ हमारी टांगें क्यों कांपने लगती है? वहाँ के नुमाइंदों से हम बात करके, इंगेज करके क्यों नहीं कर सकते? हम रियल इस्टेट ट्रेडर्स को भी मनाएंगे, वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ये सारी गुफ्तगू को मैं सिर्फ उस पर ख़त्म करूँगा कि एक आज़म की ज़रूरत है, एक रिस्क लेना होगा। टैक्स, ओवर टैक्स ज़्यादा इकॉनमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकॉनमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोज़गार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। जब ही होगी जब आप लोगों को सेविंग्स देंगे, काम करने का मौका, ज़िंदा रहने का मौका, खाने का मौका, घर चलाने का मौका, कुछ बिल देने का मौका, ये सब देंगे तो वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपका तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। फिर 5% भी होगी, 6%।
इंडिया की इस वक्त 6% है, बांग्लादेश की 5.8% है, चाइना की 5.5% है, मलेशिया, किसी को भी ले लें सब 5%, 4.5 से ऊपर है, थाईलैंड 4.5 है, बाकी सब ऊपर हैं। साउथ कोरिया ले लें, ये वो ममालिक है जो हमारे बाद आगे बढ़ना शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि हमें इनकी मिसाल का रहना चाहिए और ये अज़्म करना चाहिए कि हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो घर बनाना छोड़ दें, हादसे की इज़्ज़त पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़ले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? न घर बनाना छोड़ेंगे न मुस्कुराना छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अब फैसले का वक्त है। इंक्लूसिव पॉलिसी हो, हमारे साथ खालिद मकबूल भाई कैबिनेट में ज़रूर हैं, खालिद मकबूल भाई, लेकिन ज़ाहिर बात जिस तरह बजट पास होता है ये सारी जो टैक्स लगाए गए ये वहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं होते। एक मौका भले आप स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस ना जाएं, लेकिन जो हलीफ जमाते हैं उनको साथ लेकर बैठें, सर जोड़कर बैठें। हम आपको रास्ते दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सियासी बहरान को भी हल करना है। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा। उसके बगैर जो है वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वरना यही है कि हम उस कबीला वैशी के देवता हैं कि जो पुजारियों की इबादत पे फूल जाते हैं और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा परस्त सभी सलीबों पे झूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया। राना आतिफ साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस ऐवान में भेजा। उसके बाद मैं अपने हल्का NA 101 फैसलाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे तकरीबन 50,000 वोटों की लीड से मुंतखब करवाया, फॉर्म 45 के मुताबिक भी और फॉर्म 47 के मुताबिक भी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान, कैदी नंबर 804 ज़मीर का कैदी, मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पे एतमाद का इजहार किया और मुझे टिकट दिया। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी खानवादे से नहीं, मैं कोई किसी सियासी घर से नहीं, मैं एक प्रोफेशनल था। ना मैं सियासत शौक़ से आया, ना मैं सियासत अपनी चौधराहट के लिए आया। मैं सियासत में सिर्फ इमरान खान के नज़रिए पे आया और वो नज़रिया ये था कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बना सकते हैं। और वो लोग जो सियासत सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, अपने बैंक बैलेंस के लिए नहीं करते, अपनी शान व शौकत के लिए नहीं करते, ताकि वो लोग सियासत में आ सकें। लेकिन आप जानते हैं जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं था। ये इलेक्शन जबर, जुल्म और फस्तायत के अंदर इलेक्शन हुआ था। हम लोगों को एक लंबी जुल्म की दास्तान थी। हमारे यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं मोअज़्ज़ज़, इनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, दर्जनों FIR थी। इनको कागजात नामजदगी हम सबको जमा करवाने में जितनी दुश्वारी थी, शायद हमारी ये जो हुकूमती बेंचों पे फॉर्म 47 पे लोग बैठे हुए हैं, इनको इतनी इलेक्शन लड़ने में दुश्वारी ना पेश आई हो। हम जब कैंपेन पे निकलते थे तो पुलिस हमारे पीछे होती थी, और जब ये कैंपेन पे निकलते थे तो पुलिस इनके आगे होती थी। और हमें इलेक्शन से सिर्फ 3 हफ्ते पहले हमारे इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। और आपने फिर देखा कि जिस तरह
पाकिस्तान की आवाम ने खैबर से लेके कराची तक एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक लीडर को इमरान खान को और एक नजरिए को जिस तरह वोट दिया और 3/4 से ज़्यादा फॉर्म 45 के मुताबिक नशिस्तें दी, लेकिन क्या होता है कि 9 फरवरी को वो मैंडेट छीन लिया जाता है। जनाब स्पीकर, जमहूरियत का पहला असूल ये होता है कि जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय 9 फरवरी की रात को विक्ट्री स्पीच कर दी जाती है। और यह भी दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड था कि 20 सीटों वाली जमात ने विक्ट्री स्पीच कर दी। लेकिन उससे पहले जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का आइन ये गारंटी करता है कि अगर असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। ये साइन पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हमने देखा कि पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन 13 माह की मुद्दत के बाद करवाया गया। कौमी असम्बली का इलेक्शन जो आइन कहता था कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए, वो 180 दिन के बाद हुआ। लेकिन किसी ने यहाँ पे नोटिस नहीं लिया। बड़ी बड़ी आइन और जमहूरियत की बातें करने वाली जमातें, उन्होंने इस आइन की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी के बारे में कोई बात नहीं की। अब मैं आता हूं इस बजट स्पीच की तरफ। जनाब स्पीकर, ये जो बजट स्पीच ऑनरेबल वजीर खजाना ने की, इसमें ये स्पीच उनकी अपनी हुकूमत जो कि एक जाली और फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, उसके खिलाफ एक चार्जशीट है। इसमें उन्होंने बार बार लिखा कि मुल्क एक लो ग्रोथ साइकिल के अंदर है। जनाब स्पीकर, और ये लो ग्रोथ साइकिल इसी पीडीएम की हुकूमत ने पैदा किया, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, चेयरमैन इमरान खान की लीडरशिप में, वज़ीर आज़म इमरान खान की लीडरशिप में, तो मुल्क की इकॉनमी लो ग्रोथ इकोनॉमिक साइकिल में नहीं थी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021-22 और 20-21 ये बताता है कि एक साल ग्रोथ 6% थी और दूसरे साल ग्रोथ 6.37% थी, जिसको इन्होंने 22-23 के अंदर -0.2% कर दिया और अगले साल सिर्फ 2%। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। एक्सपोर्ट $33 बिलियन के करीब हो चुकी थी, जिसको इन्होंने $4 बिलियन गिरा दिया एक साल के अंदर। जो रेमिटेंस थी वो हमारी ऑल टाइम रिकॉर्ड पे जा चुकी थी, $31 बिलियन, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान पे एतमाद करते थे। वो गिर के $27 बिलियन पे आ गई। तो हमें एक साल के अंदर $8 बिलियन का सिर्फ डॉलरों की आमदनी में खसारा हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आई जिससे एक्सपोर्ट को भी तबाह कर दिया और हमारी रेमिटेंस को भी नीचे ले गए। जनाब स्पीकर, ये जो नून लीग की हुकूमत है, जब ये 2013 से 18 में भी आई थी, तो इन्होंने एक्सपोर्ट को $2 बिलियन गिरा दिया था। जनाब स्पीकर, यहां पे बात की गई बिजली के सर्कुलर डेट की, कैपेसिटी पेमेंट की, और कहा गया कि इस साल जो 2024-25 का साल है, इस साल सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। जनाब स्पीकर, मुझे हैरानगी हुई कि वजीर खजाना साहब प्राइवेट सेक्टर से आए हैं, मईशत को समझते हैं। इस साल 2800 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट है
और जो सिर्फ बिजली की लागत है वो सिर्फ 1200 अरब रुपया है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपया बिजली का जो बिल है उसके अंदर 70 रुपए कैपेसिटी पेमेंट है, मगर ये वो लागत है जो सिर्फ उन बिजली घरों के बेशक वो चले या ना चले एक आम आदमी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और 30% सिर्फ बिजली की लागत है। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये 2015 की पावर पॉलिसी जो नून लीग लेके आई थी, जिसमें ये मुआहदे किए गए थे, जो डॉलर बेस रिटर्न किया गया था आईपीपीस को, इसमें आप अगर ये रिपोर्ट पढ़ लें, ये रिपोर्ट हमने नहीं लिखी, ये जो केयर टेकर में एनर्जी मिनिस्टर थे मोहम्मद अली साहब, ये उन्होंने रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा है कि कुछ आईपीपीस का जो पे बैक पीरियड था वो सिर्फ 2 साल था, और ये टेक और पे मायदे किए गए, और डॉलर में इनको पेमेंट करनी थी, और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती थी तो उसके साथ भी लिंक कर दिया गया। और ये बड़े क्रेडिट लेते रहे कि देखें जी हमने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर दी। जो बिजली का यूनिट हमारे दौर में 17 से 18 रुपए का था, आज 75 से 80 रुपए का हो चुका है। इंडस्ट्री आपकी नॉन कंपेटिटिव हो चुकी है। हमारे दौर में बिजली की डिमांड 27,500 मेगावाट हो चुकी थी, जो कि अब 21 से 22,000 मेगावाट रह चुकी है। तो मैं बताता चलूं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, और ये बजट सिर्फ एक मफरूजों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया गया है। शुक्रिया। अब वाइंड अप करें, आपको 1 मिनट है, 10 मिनट होने को हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत हर लिहाज से ना इनके पास विल है, ना इनके पास मैंडेट है, ना इनके पास विजन है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि जमहूरियत का एक असूल है कि अवाम जिसको वोट दे वही हुकूमत करे। हुकूमत अवाम, वोट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को दिया है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप इस अवान में चेयरमैन इमरान खान को वज़ीर आज़म देखेंगे और सही मानों में अवामी हुकूमत कायम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मिस आसिया नाज तनोली साहिबा, माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मौका दिया बजट स्पीच पे बात करने का। जनाब स्पीकर, बजट स्पीच जब 12 जून 2024 को कौमी असम्बली के टेबल पर आई, जो हंगामा हुआ पूरी दुनिया ने देखा। ये हंगामा होता ही रहता है हर बजट स्पीच में, लेकिन इस तरीके से नहीं, और जो तरीक़ेकार अपनाया गया वो भी बहुत गलत। खैर, जमहूरी हुकूमत है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत है। जनाब स्पीकर, 2018 के हवाले से कल बात हुई इस ऐवान में कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो यहाँ पे लोड शेडिंग जैसी, जनाब स्पीकर, लोड शेडिंग का ख़ात्मा नहीं हुआ था, और वो मौजूद थी जो उनको विरासत में मिली। बिल्कुल गलत। जनाब स्पीकर, जब 2018 में मुस्लिम लीग की हुकूमत गई, उस टाइम लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो चुका था, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो चुका था, ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद जैसे ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे हमने यहाँ पे मंसूबे बनाए और पाक फ़ौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म किया। कराची की रौनकें बहाल हुई। यहाँ कल कहा गया कि डड्डू बजट। जनाब स्पीकर, ये डड्डू बजट कैसे हो सकता है? ये किस तरीके से डड्डू बजट हो सकता है? 2018 के बाद जो हुकूमत इन्हें मिली, इनके 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए। असद उमर, अब्दुल हफीज़ शेख, हमाद अज़हर, शौकत तरीन जैसे वज़ीर ख़जाना आए,
और कोई ऐसा प्लान लेके नहीं आए जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए था। जनाब स्पीकर, PMLN की हुकूमत जब भी आई है पाकिस्तान की तरक्की को लेकर आई है। इन्होंने अपने 3.5 साल हुकूमत में जो काम किए वो सबके सामने है। कोई ऐसा रिलीफ आवाम के लिए नहीं था जिसमें बिजली सस्ती हो, डॉलर का रेट कम हो, डैम की तामीर हो, रोज़गार मैसर हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो और ऐसे वसाइल पैदा किए जाएं जिनसे नौजवानों को फ़ायदा हो और आने वाली नस्लों के लिए वो आसानियाँ पैदा कर सकें। आपने तो शुक्र किया कि जब अदम एतमाद आया, क्योंकि आप तो हुकूमत चला ही नहीं सक रहे थे, आपने तो शुक्र किया कि अदम एतमाद हो और हमें ये हुकूमत यहाँ से हम छोड़ दें। शहबाज शरीफ ने जब ये हुकूमत ली, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे मोहतरम के भाई ने, तो उस वक्त उन्होंने रियासत बचाई, अपनी सियासत और अपनी पार्टी नहीं बचाई, पार्टी को मुश्किल में डाला। जनाब स्पीकर, मुझसे ना हो सकी ज़माने की बंदगी, मुझसे ना हो सकी ज़माने की बंदगी, मैं मक्कार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं हूँ। जनाब स्पीकर, वो जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहलाते थे, जिन्होंने ख्वाब दिखाए थे, कहते थे कि पेट पर पत्थर बांधेंगे, कौम पत्थर बांधेगी। जनाब स्पीकर, पत्थर तो बांधे गए लोगों के जहनों पर, नौजवानों के जहनों पर, माओ बहनों को रोड और सड़कों पर लाकर और हाथों में तालीम का जेवर देने के बजाय, हुनरमंद नौजवान बनाने के बजाय डंडे और पत्थर उठाने के लिए वो ऐसे पत्थर बनाए गए और 9 मई का वाक़या पेश आया, ऐसे पत्थर बरसाए गए। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने जब से वज़ीर आज़म बने, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम किया। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जब इनको हुकूमत मिली, पाकिस्तान की तरक्की का एक नया बाब खुला। मरियम नवाज़ जैसी वज़ीर आला पंजाब के लिए 100 दिन का वक्त और 100 दिन के मंसूबे सामने नज़र आए। जनाब स्पीकर, इस ख़ानदान ने हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की के लिए ही काम किया। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करते हैं, चाइना का दौरा करते हैं, जो कि बहुत कामयाब है। CPEC-2 फ़ेज़ 2 दोबारा शुरू किया जा रहा है। या तो यहाँ ये कहते रहे हैं कि कट्टे बच्चे मुर्गियाँ, वल्लाह दे तो देते उनको कट्टे बच्चे मुर्गियाँ, वो भी देसी मुर्गियाँ अगर होती तो किसी को कोई ना कोई फ़ायदा तो होता, या बच्चे होते तो दूध तो देसी मिल जाया करता, खालिस दूध तो मिलता, वो भी नसीब नहीं हुआ। ना दूध मिला, ना लाइफ स्टॉक के मंसूबे जो उनमें बेहतरी आई। बहरहाल जनाब स्पीकर, नून लीग की हुकूमत आने से मुखालिफिन की नींदें उड़ जाया करती हैं, उनके ज़मीर जाग जाया करते हैं। यही नून लीग की पहले 100 दिन की कारकर्दगी है जो उनकी तरक्की का सफ़र शुरू कर देती है मुल्क पाकिस्तान का। एक आला मुंतज़िम का काम सिर्फ फैसला साजी नहीं होता, बल्कि इनको अमली जामा पहनाना भी होता है। अब पाकिस्तान में पिंकी गोगी सरकार का फैसला नहीं चलेगा। करप्शन हमारी रेड लाइन है। भूतों के बजाय काबिलियत और मेरिट पर काम हो रहा है। यहाँ ये भी नहीं कहा जा रहा कि मैं अभी सीख रहा हूँ, सीखने के दौर में हूँ। यहाँ वादों से तकमील का सफ़र शुरू हो चुका है। IT की बात करें, वज़ीर आज़म का विज़न है कि IT टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ मौजूद हो, माहौल दोस्त इक़दाम किए जाएं, दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पे बहाल हो रहा है। ये देखकर फितना पार्टी 47 का नया प्रोपेगेंडा लेके आ चुकी है और ये हम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत काम करेगी और आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की के राह पे खड़ा करेगी। स्टॉक मार्केट के नए रिकॉर्ड कायम होंगे। यहाँ मेट्रो को जंगला बस कहा गया, BRT में बदअनवानियों का कोई जवाब नहीं। KP में जहाँ सेहत और सफाई के असूल मज़े किए गए थे, वहाँ 10 सालों में क्या हुआ सेहत के हवाले से कोई जवाब नहीं है। जनाब स्पीकर,
इदारे जब मजबूत होते हैं जब पार्लियामेंट मजबूत हो, आवाम तब मजबूत होती है जब बरसरे रोज़गार हो और मईशत तब मजबूत होती है कि इन्वेस्टमेंट हो और कारोबार शुरू किए जाएं। गरीब क्या चाहता है? उसे डॉलर के रेट का नहीं पता, उसे ये पता है कि मेरे घर में 2 वक्त की रोटी किस तरह होगी, मेरी सेहत के ऊपर क्या असर होगा, मेरा बच्चा तालीम किस तरह हासिल करेगा, और मेरा बच्चा अगर पढ़ लिख जाता है तो उसे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फॉर्म 47 नहीं, उसे नौकरी चाहिए। उसे ये चाहिए कि मैं जिन लोगों को ऐवान में लेकर आता हूँ अपने वोट के ज़रिए, वो फॉर्म 47 की रट लगाए हुए होते हैं, मेरे लिए काम कुछ नहीं करते। आज हमें इस बात पे सोचना होगा। तालीम की बात करें तो 3.5 साल में आपने तालीम पे क्या काम किया, ये भी बता दीजिएगा। जनाब स्पीकर, बजट पे तो बहुत सारी स्पीचेस होंगी, मैं अपने हलके की भी ज़रूर बात करूँगी। इस वक्त मेरा ताल्लुक़ टेक्सला से है और टेक्सला में वाह कैंट में पीएफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 21 अगस्त 2008 में, जिनमें पीएफ के 21 एम्प्लॉयज़ शहीद हुए थे। इस वक्त हुकूमत ने ऐलान किया था कि एचएमसी के लेबर कॉलोनी में फ्लैट दिए जाएंगे, जो कि तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से अगर ये अहकामात जारी हो जाएं और उन तमाम फैमिलीज़ को जो कि शहीद हो चुके थे, उनकी फैमिलीज़ को फ्लैट दे दिए जाएं और उनका कब्ज़ा दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जनाब स्पीकर, पीएफ के मुलाजमीन बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं और वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं उस ढेर पे बैठ के। 12 अगस्त 2021 में एक अलमनाक हादसा फिर होता है। पीएफ के फैक्ट्री में वक़ूअ पजीर हुआ, जिसमें पीएफ के मुलाजमीन 5 मजदूर शहीद हुए। 20 अगस्त 2022 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर उन मजदूर शहदा की फैमिली के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। शुक्रिया, वाइंड अप करें, आपके 10 मिनट होने को हैं, प्लीज़। उन शहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। उन फैमिलीज़ को अभी तक वो इमदाद नहीं मिली। कैंडीज़ के ऊपर भी देखा जाए, जनाब स्पीकर, पीएफ के एम्प्लॉयज़ का, पीएफ के लोग जो हैं बहुत ख्याल रखते हैं और शहदा का हिस्सा भी इसमें डाला जाए, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म की तरफ से शहदा के लिए पैकेज दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मेट्रो बस के हवाले से बात करूंगी कि टेक्सला से लेके रावलपिंडी तक मेट्रो बस का भी एक हिस्सा होना चाहिए। यूथ लोन प्रोग्राम्स की तरह ख़वातीन लोन प्रोग्राम्स भी होना चाहिए। आखिर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इस अज़्म का इरादा करना चाहिए कि आने वाली नस्लों को मुस्तकबिल का तारीख नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। रोशनी की तरफ, एक मिनट, रोशनी की तरफ ले आएँ, एक कौम बनकर मुत्तहिद हो जाएं, अनथक मेहनत करें, जिसकी तारीफ़ इस तकसीम से नहीं, फितने से नहीं, बल्कि इत्तेहाद से हो। एक शेर अर्ज़ करूँगी, सफ़ीना बर्ग गुल बना लेगा काफ़िला मोरे नातवा का, सफ़ीना बर्ग गुल बना लेगा काफ़िला मोरे नातवा का, 1000 मौजों की हो कशाकश मगर ये दरिया है पार होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शहरियार अफरीदी साहब नहीं है, उमर फारूक साहब हैं जी। उमर फारूक साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्लि मलूमिल्ला का। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस ऐवान में बोलने का मौका दिया। आज मेरी नेशनल असम्बली में पहली तकरीर है। फॉर्म 45 वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब स्पीकर, मैं मलिक उमर फारूक NA 99 फैसलाबाद से अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। जनाब वाला, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने हलके की गयूर अवाम, मज़दूरों, किसानों को, गरीब लोगों को सलूट पेश करता हूँ, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इमरान खान के कैंडिडेटों को, जबकि हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जबकि हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अवाम
अवाम ने जिस बहादुरी का सबूत दिया, अवाम ने जिस बहादुरी का सबूत दिया, और अवाम इमरान खान के कैंडिडेटों के 50 निशानों में से निशान ढूंढ ढूंढ कर मोहरें सबत की और इमरान खान के सिपाहियों को इस ऐवान में पहुंचाया। मैं उस गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में 2 तरह के डाकू हैं। एक कच्चे के डाकू जो कराची और अंदरूने सिंध में लोगों का अगवा करके बत्ता मांगते हैं, अगर कोई बत्ता ना दे तो उनको कत्ल कर देते हैं। और दूसरे पक्के के डाकू हैं जो फार्म 47 की पैदावार हैं और इस अवाम, गरीब अवाम के मुल्क के वसाइल पर काबिज हैं और दोनों हाथों से लूट कर इस मुल्क को गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। जनाब स्पीकर, फार्म 47 की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए अवाम पर सुनामी बजट साबित हुआ है। इस बजट में ना तो गरीब अवाम को कुछ दिया है बल्कि उनको कंगाल कर दिया है, बल्कि सफेद पोश तबका भी उन असासों से महरूम हो चुका है जो अपनी इज्जत से रोटी कमा के खाते थे। जनाब स्पीकर, जो तबका तनख्वाहदार है, पहले ही महदूद वसाइल में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उन पर भी टैक्सों की बरपार कर दी गई है। जनाब स्पीकर, इस बजट में ना तो कारखानों की बिजली के लिए सब्सिडी दी गई है जिनसे कारखाने चलें और मजदूर का चूल्हा चले, और ना तो किसानों को रिलीफ दिया गया है कि उनकी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। उमर फारूक जनाब स्पीकर, ना तो मजदूरों के कारखानों जहां वो काम करते हैं जिनसे उनका चूल्हा चलता है, ना तो उन कारखानों को बिजली कोई सब्सिडी दी गई है, ना उनके मजदूरों के मजदूरी के लिए कोई प्लान है, और ना तो किसानों के लिए कोई रिलीफ है। इस बजट के अंदर कोई खादों को उनको सस्ती खाद देने का प्रोग्राम हो, या वो ट्यूबवेल की बिजली फ्री हो, या कोई सोलर की मद में उनके लिए रिलीफ हो। सर, कुछ भी नहीं है, जीरो। किसान जो कि पहले ही बदहाली का शिकार हो चुका है, उनकी गंदम जो कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इन्हीं का माफिया जो कि आगे उसको 2200 उनके मन का रेट लगा रहा है, आज भी उनके घरों में पड़ी हुई है। आज भी वो
बेकसी और बदहाली का शिकार है। जो किसान अपनी फसल बोता है इस उम्मीद पर कि जब मैं फसल बेचूंगा अपने बच्चे के लिए घर बनाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, कोई अपना घर तमीर करूंगा, सर कुछ भी उनके लिए नहीं है। और दूसरा सर, 2016 के अंदर जो पैक दूध है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 18% टैक्स लगाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर उस टैक्स को उठा लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आज दोबारा इसी हुकूमत ने उस बजट को दोबारा लगाने की तजवीज़ पेश की है। सर ये बजट ना के उस इंडस्ट्री को फ़रोग देगा जो खुला दूध बेच रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर 90% पैक दूध आता है जो सेहतमंद है, लेकिन सर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 90% खुला दूध बेचा जा रहा है जिसमें मिलावट है और जो मुज़रे सेहत है, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है। बल्कि ये उस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं जिनमें जो फैक्ट्रियां दूध पैक कर रही हैं। सर उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, उनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट है। सर डेयरी फार्म वालों का नुकसान होगा। इस टैक्स को फिलफौर ख़त्म किया जाए। इस तजवीज़ को मैं इस ऐवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तजवीज़ को ख़त्म किया जाए। और सर दूसरा, फैमिली और बच्चों के सेहत से समझौता, लेकिन सेल्स टैक्स की इतलाक और पैक शुदा दूध की कीमत 50 से 70 रुपये फी लीटर बढ़ सकती है, जहां 7,500 मुलाजमतें ख़त्म होने का खतरा है। दूसरा सर, मैं अपने हलके की बात करूं, मेरे हलके में अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि जहां चोर दिन दहाड़े फिर रहे हैं, लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं, अगर कोई एटीएम से पैसे निकला रहा है तो उससे भी पैसे छीन रहे हैं गन पॉइंट पर। पुलिस ना तो चोरों को पकड़ रही है ना चोरों का पीछा कर रही है, बल्कि वो देखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से नुमाइंदे घरों में हैं, कहाँ पे रैली हो रही है, कहाँ पे 10 बंदों की मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस इस टिकटॉकर हुकूमत के हुक्म पर पहुंच जाती है, ना कि अमन व अमान का सूरत दी जाए। सर आइन के अंदर हर ऑफिसर आइन का हलफ लेता है कि आइन के तहत चलेंगे, लेकिन सर आज ये आइन तो बेआइन सरजमीन पाकिस्तान हो चुका है, जहां ना कोई बाइज्जत शहरी ना तो सेफ है, ना बाइज्जत आदमी इस मुल्क में आराम से सुकून से रह सकता है। उसको यही फिक्र रहती है कि पता नहीं कब पुलिस आ जाए, पता नहीं कोई कब जाली पर्चा काट दिया जाए, पता नहीं कब क्या होगा। और सर मैं आपको बताऊं, 9 मई की तो मेरे लीडर ने भी मजम्मत की थी। जिन लोगों ने किया है, जो बेनिफिशरी हैं, सर उनसे उनका एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब खत्म की गई तो सर क्या इश्यूज थे? सर 9 मई तो ये बात तो वही है जब कल उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि 9 मई तो बहाना था, इमरान खान निशाना था। सर दूसरा, पुलिस अगर मेरिट पे काम करे तो लोगों के मसाइल हल हो जाएं, लेकिन आज एक ही है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को, उनके वर्करों को, इमरान खान के सिपाहियों को निशाना बनाना है। सर मैं आपको बता दूं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। ना तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। वो ओवरसीज जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता था, अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते थे सर, लेकिन आज वो ओवरसीज परेशान है। हर मोहल्ले से 2-4 बंदे बाहर थे तो अपने मोहल्ले को, रिश्तेदारों को वो कवर करते थे, उनके खाने पीने का ख्याल करते थे। आज ओवरसीज को क्या किया जा रहा है? सर मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा बाहर जाता है और वो काम करने की मद से अगर वहां पे अपनी नेशनलिटी की कोशिश करता है तो सर वो पैसा सरमाया कमा के इस मुल्क के अंदर बेचता है। आज कहते हैं कि उसका पासपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा। सर ये जुल्म है, इस मुल्क के साथ भी जुल्म है। अगर आप आज भी डाटा निकालें तो इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी वो ओवरसीज की होगी, चाहे वो प्रॉपर्टीज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी शोबे के अंदर हो। सर मैं एक ओवरसीज हूं, मेरे ऊपर
इन्होंने एंटी करप्शन की FIR, दहशतगर्दी की FIR, FIA की जाली गद्दारी के मुकदमे काटे गए। सर मैं 25 साल से बाहर था, मैं इस मुल्क के अंदर 2017 में आया, इमरान खान का साथी बना, और इसलिए कि वो इमरान खान जो उम्मे मुसलमान का लीडर बन चुका है। सर लोग उसके लिए दुहाइयां दे रहे हैं, रो रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज करो। सर ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। आज ओवरसीज एक मौजूद जो पाकिस्तानी है, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, सर आज वो इस उम्मीद पे नहीं है। माइक हुकूमत जो फार्म 47 की पैदावार है उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा, इस मुल्क के अंदर हुकूमत नहीं आएगी। सर वो हुकूमत नहीं रह सकती जो अवाम की अमंगों के मुताबिक ना हो। सर वही हुकूमत, वही लीडर इस मुल्क को आगे ले जा सकता है जिसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट हो। सर मैं 30 सेकेंड प्लीज, 30 सर सेकेंड में वाइंड अप करें। उस रूहानी मुर्शद अबू अनीस बरकत अली लुधियानवी का पैरोकार हूं और सियासी मुर्शद इमरान खान का मानने वाला हूं, जिसका दर्स और नजरिया यह है कि जान चली जाए बातिल के सामने डट के खड़े हो रहो, या हय्यू या क़य्यूम। मेरे मुर्शद का कौल है, एक वक्त आएगा अक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हुआ करेंगे। वो दिन जरूर आएगा, इमरान खान की क़यादत में आएगा, जरूर आएगा इमरान खान आएगा। शुक्रिया। ऐवान की कार्रवाई आज 2 बजे तक सस्पेंड की जाती है नमाज जुम्मा और खाने के वक्फे के लिए।